बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेल थ्योरी को डिस्कस करना है। अच्छा, इसके नाम से आपको लग रहा होगा एक ऐसी थ्योरी है जो सेल से मुताल्लिक होगी। ये सेल थ्योरी क्या कहती है, किसने इस सेल थ्योरी को बनाया, किसने पेश किया, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अगर सेल डिस्कवर ना होता तो सेल थ्योरी भी पेश नहीं की जा सकती थी। इस वजह से आज का जो हमारा आर्टिकल है वो सेल थ्योरी से कम बल्कि सेल की डिस्कवरी से ज़्यादा रिलेटेड है। तो बहरहाल आज हम थोड़ा सा सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये आर्टिकल सेल थ्योरी के अंडर ही आता है। तो सबसे पहले जब 17वीं सदी का आगाज़ हुआ, 17th सेंचुरी, तो उस वक्त बहुत सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माइक्रोस्कोप इससे पहले डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन 17th सेंचुरी के अंदर एक जैसे कि ना रिवाज बन गया माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने का। अच्छा, ये जो वर्ड है ना 17th, यहाँ सेंचुरी के मामले में भी स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि इस वक्त 21st सेंचुरी चल रही है, तो 21st सेंचुरी में, और ये जो हमारा साल है ये 2025 का है। ये किसका है? 2025 का है। हालांकि 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन हम 20 से स्टार्ट करते हैं, 2025। तो इसी तरह जब हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये वो सेंचुरी है जिसमें जो भी हम सन लिखेंगे उसके साथ 16 का वर्ड इस्तेमाल होगा। जैसे रॉबर्ट हुक ने जो काम किया था वो 1665 में किया था, तो इस 1665 को 17th सेंचुरी कहा जाता है। तो बहरहाल आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो 17th सेंचुरी है, यानी जिसके सन के साथ 16 लगा हो, 16 लगा हो, तो ये 17th सेंचुरी कहलाएगा। तो सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किस लिए की जाती है ये आप लोगों का आइडिया है कि वो चीज़ें जो बहुत ही छोटी हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आती, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक सेल से रिलेटेड है, माइक्रोस्कोप का तो इस्तेमाल आप बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए कर सकते हैं, जो सेल हैं, जो सेल नहीं है। लेकिन हमारा चूंकि टॉपिक सेल से रिलेटेड है, इस वजह से दुनिया में पहला साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखा उसका नाम है रॉबर्ट हुक। ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, यानी बरतानिया का रहने वाला है, इंग्लैंड का रहने वाला था। और इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसने ही एग्जामिन का मतलब है इसने मुआयना किया। इसने मुआयना किया द थिन स्लाइस, एक बारीक सा टुकड़ा, स्लाइस छोटे से टुकड़े को कहा जाता है। और ये टुकड़ा किसका था? कॉर्क। कॉर्क कहते किसको है? हमारे पास एक दरख्त है जिसका नाम है ओक ट्री। तो ओक ट्री की जो कॉर्क है, कॉर्क कहते किसको है? जो हमारे पास दरख्तों की आमतौर पे जो छाल होती है, जो जिसको आप छिलका भी कह सकते हो, छिल्लड़ भी कह सकते हो, तो दरख्तों की जो छाल होती है वो बेसिकली कॉर्क कहलाती है। तो इसने क्या किया, ये जो ओक ट्री है इसको उर्दू में शाह बलूत कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो ओक ट्री है इसकी कॉर्क यानी उसकी छिलके को या छाल को या आपको छिल्लड़ को लिया और उसको अपनी ही बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। जैसा आपको पिक्चर में नज़र भी आ रही है, ये इसकी माइक्रोस्कोप है। आपको बड़ी अजीब नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल शुरू में जो भी माइक्रोस्कोप बनी थी वो इसी तरह की अजीब व गरीब माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल की जाती थी। तो बहरहाल इसने अपनी ही बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को स्टडी किया। और कॉर्क लिया कहाँ से था? ओक ट्री से लिया था। अच्छा, फिर इसने बाद में स्टेम और रूट जो ओक ट्री के थे उनके भी छोटे छोटे टुकड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। अच्छा, जब उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको जो चीज़ें नज़र आई, सबसे पहले उसने देखा ये जो कॉर्क है, जो सबसे पहले उसने कॉर्क का टुकड़ा इस्तेमाल किया था, जो कॉर्क वाज मेड अप ऑफ लिटिल बॉक्सेस, वो छोटे छोटे खानों पर मुश्तमिल है। यानी आप ये समझ, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही होगी, तो उसने देखा जो कॉर्क है वो छोटे छोटे बॉक्सेस पर मुश्तमिल है, छोटे छोटे बॉक्सेस पर मुश्तमिल है, खानों पर मुश्तमिल है। जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। फिर बाद में उसने स्टेम और रूट्स के जो पीसेस को ऑब्जर्व किया था, उसमें भी उसको ये छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे छोटे खाने नज़र आए। तो बहरहाल कॉर्क और ये जो पीसेस ऑफ स्टेम और रूट्स हैं, उसने ये देखा कि जिस तरह कॉर्क छोटे छोटे बॉक्सेस पर मुश्तमिल है, इसी तरह स्टेम और रूट्स भी छोटे छोटे बॉक्सेस पर मुश्तमिल है। उसने नतीजा क्या निकाला कि ये जो मैंने
पार्ट्स ऑफ प्लांट को स्टडी किया है। इनके अंदर छोटे छोटे खाने मौजूद हैं, कंपार्टमेंट। बाद में उसने क्या किया, इन कंपार्टमेंट को सेलुला कहा। अच्छा, सेलुला क्यों कहा? सेल से मतलब क्या? ये जो नाम इसने इन खानों को सेल का नाम दिया, तो ये सेलुला क्यों कहा? क्योंकि लैटिन में सेलुला छोटे से कमरे को कहा जाता है। और जब हम कमरे की बात करते हैं, यानी जब हम किसकी बात करते हैं, रूम की, तो रूम की खासियत ये होती है कि अंदर से खाली, जैसे मैं एक कमरा यहाँ ड्रा कर देता हूँ, तो इसकी खासियत क्या होती है कि अंदर से खाली होता है और इर्द गिर्द दीवारें होती है। तो इसको जो बॉक्सेस नजर आए वो बिल्कुल इसी तरह नजर आए कि अंदर से खाली था और इर्द गिर्द क्या इसकी दीवारें थी। अच्छा, सवाल ये है कि इसको अंदर से खाली क्यों नजर आया? आजकल हम जब सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सेल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेटस है, लेकिन इसको तो कुछ भी नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है क्योंकि इसकी माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी। माइक्रोस्कोप जो शुरू में बनी थी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी कि वो अंदर की चीज़, ये जो इसको दीवारें नज़र आई, ये दीवारें थी सेल की, सेल वॉल्स। ये दीवारें क्या थी? सेल वॉल। और सेल वॉल चूंकि काफ़ी मोटी होती है, मोटी होने की वजह से ये नज़र आ गई। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत बारीक होती है, अंदर की जो न्यूक्लियस होता है और सेल की जो चीज़ें होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, इस वजह से नज़र नहीं आई। तो बहरहाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के और स्टेम के और रूट्स के जो ओक ट्री से उसने लिए, तो उनके टुकड़ों को जब देखा तो उसको क्या नज़र आया? तो आपने क्या, छोटे छोटे खाने नज़र आए। खाली क्यों नज़र आए उसको अंदर से? क्योंकि उसकी माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसने इन खानों के लिए सेल का वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि लैटिन सेलुला और इसका मतलब क्या, स्मॉल रूम, और रूम इसी तरह होता है, अंदर से खाली होता है, इर्द गिर्द दीवारें होती है। तो सेल को सेल क्यों कहा जाता है? सेल का मतलब क्या है? स्मॉल रूम। तो सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस। तो उसने बाद में डिफाइन किया, ये जो इसको नजर आए कॉर्क के छोटे छोटे कंपार्टमेंट, खाने नजर आए, सेल आर एम्प्टी स्पेस, वो अंदर से खाली हैं, बाउंडेड बाय थिक वॉल, और उनके इर्द गिर्द मोटी दीवारें हैं। अच्छा, इसी वजह से आज भी हम सेल के लिए उर्दू में खुलिये का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। खुलिया खाली जगह को कहा जाता है, क्योंकि सेल जब शुरू में पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ था तो वो अंदर से खाली नज़र आया था। इस वजह से आज भी हम सेल के लिए खुलिये का वर्ड, खाली जगह का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये सेल की डिस्कवरी थी 1665 के अंदर। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और बाद में सेल की टर्म निकाली। अच्छा, उसके तकरीबन 8 साल बाद एक हमारे पास साइंटिस्ट है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। इसने उससे भी बेहतर, पहले साइंटिस्ट ज़्यादातर अपनी माइक्रोस्कोप खुद तैयार की, ज़्यादातर चीज़ें खुद तैयार किया करते थे जो उन्होंने लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करनी होती थी। ये एक डच साइंटिस्ट, डच का क्या मतलब, नीदरलैंड का रहने वाला था, डच साइंटिस्ट था। 1673 के अंदर इसने एक अच्छी खासी बेहतर माइक्रोस्कोप बनाई, और बाद में जब उसने उस माइक्रोस्कोप के नीचे तालाब का पानी उसको ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे लिविंग और मूविंग सेल्स नजर आए। अच्छा, सेल्स से मुराद यहाँ उसको कुछ जरासीम नजर आए, और वो इतने छोटे से थे कि आम आंख से कोई उनको देख नहीं सकता था। तो बहरहाल अब चूंकि ये उसको मूविंग सेल्स थे, ये जरासीम, उसको ये नहीं पता था ये जरासीम है क्या, ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोन्स है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। उसको तो जस्ट छोटी छोटी मूव करती हुई चीज़ें नज़र आई बस, ठीक है। तो बाद में उसने कहा कि ये छोटे छोटे मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक हो गया। बाद में उन ऑर्गेनिज्म का नाम उसने एनिमलक्यूल रखा। उसकी वजह यह है क्योंकि उस ज़माने में आमतौर पे प्लांट और एनिमल ये दो ही किंगडम थे, ठीक है। एनिमल ज़्यादातर वो ऑर्गेनिज्म समझे जाते थे जो मूव करते थे, यानी जैसे इंसान एनिमल्स में शामिल है, बाकी जानवर भी एनिमल्स में शामिल हैं। तो चूंकि उसको मूविंग सेल्स नज़र आए, मूविंग ऑब्जेक्ट नज़र आए, तो उसने उसको प्लांट से तशबीह नहीं दी, बल्कि किससे तशबीह दी, एनिमल से। और एनिमल के एंड पे क्यूल क्यों लगा दिया, क्योंकि क्यूल चीज़ को छोटा कर देता है। क्यूल आमतौर पे वर्ड स्मॉल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये छोटे एनिमल है, इतने छोटे हैं कि आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से इनको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये चाहे रॉबर्ट हुक हो, चाहे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक हो, इन्होंने उन चीज़ों को देखा जो आम आंख से नज़र नहीं आती। और ये एक इंसानी फितरत है
कि जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना जितना मुश्किल होता है उस पर रिसर्च कम होती है, वो जितना आसान काम होता जाएगा उस पर रिसर्च क्या होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 1673 में एक शख्स ने छोटे छोटे जरासीमों को देखा, 1665 में एक शख्स ने छोटे छोटे खाने जिनको उसने सेल का नाम दिया वो देखे। उसके तकरीबन 130-140 साल कोई भी इन छोटे जरासीमों को या छोटे सेल्स के बारे में कोई भी रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि अगला जो साइंटिस्ट है वो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, और इसने जो सजेशंस दी थी, अच्छा एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, इसने 1809 में, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक 1673 में काम हुआ है, एक 1665 में काम हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली हम 19वीं सदी में चले आए, क्योंकि ये तो 17वीं सदी थी ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये डायरेक्टली हम तो 18वीं सदी में सेल से रिलेटेड कोई इतनी खास रिसर्च नहीं हुई। अच्छा, इसने प्लांट और एनिमल्स के बारे में कहा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 2 किंगडम बनाए गए थे, एक प्लांट का और एनिमल का, तो उसने सारे जानदारों के बारे में कहा कि इनकी बॉडी के अंदर सेल होते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा या तो बुक वाले से गलती हुई है या इसका मतलब ये होगा, ही एग्जामिन द पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हालांकि उसने प्लांट और एनिमल के पार्ट्स को देखा नहीं था, बल्कि उसका एक ख्याल था, जिस तरह लोगों का ख्याल होता है कि दुनिया की हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जिनको एटम कहा जाता है उससे मिलकर बनी है, तो इसी तरह उसने कहा कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडीज़ हैं वो भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है, उन यूनिट को सेल का नाम दिया गया, उन यूनिट को सेल का नाम दिया गया। तो बहरहाल ये उसकी तजवीज़ थी, उसका ख्याल था। एक्सपेरिमेंटली उसने इससे रिलेटेड कोई काम नहीं किया, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड कोई काम नहीं किया। हाँ, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क का जो ज़्यादातर बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है वो एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में है। आपने एक नज़रिया सुना होगा कि सांप की पहले टांगे थी, फिर सांप ने उन टांगों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता टांगे ख़त्म होती चली गई। तो ये इसका नज़रिया था लामार्क का कि जिन ऑर्गन को कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करना छोड़ देता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने ये नज़रिया दिया था कि पुराने ऑर्गेनिज्म में तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। तो इसका ज़्यादातर काम एवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो एवोल्यूशन का क्या मतलब है, पुराने जो जानदार हैं वो चेंज होकर नए जानदार कैसे बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एवोल्यूशन कहा जाता है। तो लामार्क का सेल की स्टडी से रिलेटेड कोई ख़ास काम नहीं है। बहरहाल चूंकि एक बड़ा साइंटिस्ट था तो उसने एक जो बात कही है उसकी बात में एक वजन समझा जाता था उस वक्त। अच्छा, उसके बाद 1831 अगेन आप देखें कितना गैप आ गया है रिसर्च में, क्योंकि जो चीज़ बहुत छोटी होती है उस पर रिसर्च करना उस वक्त मुश्किल था, और मुश्किल काम में आसानी से रिसर्च नहीं होती तो ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व नहीं होते। अब जो जो माइक्रोस्कोप अच्छी होती जा रही है, रिसर्च करना आसान होता जा रहा है, तो लोगों ने फिर सेल को स्टडी करना भी शुरू कर दिया। तो हमारे पास रॉबर्ट बोरोन 1831 में, यानी उसके तकरीबन 160-70 साल बाद, तो इतने दिनों में तो उम्मीद है माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी होगी। इसको सेल अंदर से खाली क्यों नजर आया, क्योंकि इसकी माइक्रोस्कोप बिल्कुल लो क्वालिटी की थी। अब 160-70 साल में माइक्रोस्कोप में बहुत हद तक बेहतरी आ गई। तो अब इसने जब सेल को देखा प्लांट्स के, ये बोटेनिस्ट था तो इसका मतलब है ये प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसको सेल के अंदर न्यूक्लियस नजर आया, क्योंकि बाकी चीजों के लिहाज से न्यूक्लियस थोड़ा सा ज्यादा डार्कर होता है, थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है, इस वजह से इसका देखना बनिस्बत बाकी ऑर्गेनेली के थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। तो इसको प्लांट सेल के सेंटर में, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस नजर आया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे, जब इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा तो इसका जो आइडिया है ना कि सेल अंदर से खाली है वो चेंज हो गया। लाजमी नहीं कि जो बात पहले हुई हो वो हमेशा ठीक रहेगी। तो इसके इस डिस्कवरी की वजह से इसका ये जो आइडिया था ना कि सेल आर एम्प्टी स्पेसेस, कि सेल अंदर से खाली है, वो टोटली गलत हो गया। अब इसने एक ऐसी चीज़ सेल के अंदर देख ली जिसकी वजह से अब सेल खाली नहीं रहा। तो बहरहाल ये सारे साइंटिस्ट की ना इंडिविजुअल स्टडीज़ हैं सेल से रिलेटेड, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड। अभी हमने 4 साइंटिस्ट, अब जब इसने ये काम किया उसके बाद साइंटिस्ट ने मुसलसल सेल के ऊपर रिसर्च करना शुरू की, और उनकी इस रिसर्च का नतीजा क्या निकला कि हमारे पास एक सेल से रिलेटेड थ्योरी
आई जिसका नाम है सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी किस तरह बनी है, आज तो हमने जस्ट डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड बातें की है। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा हम उन साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिन्होंने बाकायदा सेल थ्योरी को पेश किया, सेल थ्योरी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।